एक पासे की 4 स्थितियां नीचे दी गई हैं, 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, देखिए पासे कितने हैं, तो पासे सिर्फ आपका एक ही है और उसकी स्थितियां कितनी दी गई हैं, तो उसकी स्थितियां 4 स्थिति दी गई हैं। ठीक, और पूछा गया है कि 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी लोग इस प्रकार से कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इनमें से किसको सेलेक्ट करें। यहाँ पर आपकी 4 आकृतियाँ दी गई हैं, यहाँ पर 3 दी गई हों, यहाँ पर आपकी 5 दी गई हों, तो देखिए कितनी भी दी जाए उससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर देखिए आप कभी भी इस प्रकार से मत सोचिए कि यदि इन दोनों को हम सेलेक्ट करें तो जो हमारा आंसर आएगा, इन दोनों को सिलेक्ट करने पर आपका आंसर जो हो वो आपका परिवर्तित हो जाएगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। इन दोनों को सेलेक्ट करें, जो आपका आंसर आएगा, इन दोनों को सेलेक्ट करें, भैया आपका इस प्रकार से भी आंसर आएगा। ठीक, तो इनमें से कोई भी आप 2 सेलेक्ट कर लीजिए, आंसर आपका सेम ही हमेशा आने वाला है। ठीक, अब आपको सिर्फ इतना सोचना है कि इनमें से हम 2 ऐसी कौन सी आकृति सेलेक्ट करें जिनसे कि हमारा 3 के विपरीत फलक पर जो नंबर होगा वो हमें मिल जाए। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान समझिएगा, आपने एक नियम पढ़ा होगा और वो नियम क्या होता है कि यदि आपको किन्हीं भी दो स्थितियों में यदि 2 नंबर कॉमन दिख जाएं, क्या 2 नंबर कॉमन दिख जाएं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर 1 और 2 आपका कॉमन है और यहाँ पर आपका 1 और 2 कॉमन है। ध्यान समझ लीजिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1 और 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी 1 और 2 यहाँ पर भी है, यानी कि हम यहाँ पर लास्ट वाले को चूज़ करें और यहाँ पर हम फर्स्ट वाले को चूज़ करें तो हमें क्या मिलता है कि 1 और 2 तो हमारे यहाँ पर कॉमन है ही। अब यहाँ पर बचे कौन से आपके 4 और 3, बचे कौन से 4 और 3, यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि 4 का विपरीत जो होगा वह आपका 3 होगा और 3 का जो विपरीत होगा वह आपका 4 होगा। ठीक, अच्छा ये समझ आया होगा, यानी कि हम यहाँ पर बोले कि 3 के विपरीत फलक पर कौन सा नंबर होगा, तो वह क्या होगा, 4 होगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर देखिए, ये आपका एक ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर बोला गया है WT का भाई है जिसकी केवल एक बहन N है, N का W की बेटी से क्या संबंध होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए WT का भाई है, W जो है वह भाई है किसका, T का, लेकिन T के बारे में हमें नहीं पता कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक, इसके बाद बोला गया है जिसकी केवल एक बहन N है, यानी कि T की केवल एक बहन है जो कौन है, N है। ठीक, अब ये क्या हो गए, ये सभी क्या हो गए, भाई बहन हो गए आपस में। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है कि N का W की बेटी, W की एक बेटी है, W की क्या है, एक बेटी है, N का W की बेटी से क्या संबंध होगा। अब आपको अच्छे से पता है कि N जो है वह क्या है, लड़की है और W क्या है, यहाँ पर एक लड़का है। यदि भाई का कोई भी बेटा या बेटी होती है, भाई का कोई भी बेटा या बेटी होती है तो वह अपने पिता की बहन को क्या कहते हैं, बुआ कहते हैं। सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वह हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विवाहित, इंजीनियर और पुरुष के बीच सबसे अच्छा संबंध दर्शाता है। ठीक, देखिए इन प्रश्नों को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। इनमें आपको देखिए करना क्या है, सबसे पहले आप कोई भी आप 2 पकड़ लीजिए। यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे कि आप यहाँ पर हमने देख लिया, एक पुरुष ले लिया और एक हमने ले लिया इंजीनियर ले लिया। ठीक, हमने ले लिया, एक है पुरुष और एक है इंजीनियर। ठीक, अब यहाँ पर इन 3 के बीच में हमें संबंध बताना है, तो सबसे पहले हम इन दोनों के बीच में संबंध बताकर देखते हैं। ठीक, अब इन दोनों के बीच में यदि हम संबंध बनाएं तो आप क्या कह सकते हो कि आप ये कह सकते हो कि जितने पुरुष हों, जितने सारे के सारे पुरुष हों कि वह इंजीनियर होंगे, या फिर जितने सारे इंजीनियर होंगे वो सारे पुरुष ही होंगे। क्या आप ये ऐसा कह सकते हो, तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते हो कि जितने भी इंजीनियर होंगे वो सभी के सभी पुरुष होंगे, या फिर आप ये भी नहीं कह सकते कि जितने भी सारे पुरुष होंगे वो सारे इंजीनियर ही होंगे। ऐसा तो नहीं है, पुरुष जो होंगे वे डॉक्टर भी होंगे, इंजीनियर भी होंगे, वकील भी होंगे, टीचर भी होंगे, बहुत सारी चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे पुरुष इंजीनियर हैं या फिर सारे के सारे इंजीनियर पुरुष हैं। तो हम यहाँ पर ये जरूर कह सकते हैं कि कुछ पुरुष जो हैं वह क्या हैं, इंजीनियर है। ठीक,
ये बात इतनी यहाँ पर आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब दूसरी बात देख लीजिए, यहाँ पर बोला गया एक हमने पुरुष ले लिया और एक ले लिया हमने इंजीनियर ले लिया, ठीक। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विवाहित की, ठीक। अब हम यदि विवाहित की बात करें, एक है विवाहित, एक हमने लिया विवाहित, तो क्या आप ये कह सकते हो कि जितने के सारे जो पुरुष हैं वो सभी विवाहित हैं? तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि कोई मैरिड भी होता है, कोई अनमैरिड भी होता है। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जो मैरिड होगा सिर्फ उसी की नौकरी लगेगी, अनमैरिड भी होते हैं जिनकी नौकरी होती है। जो देखिए, जो आपके मैरिड होंगे वो भी आपकी नौकरी करते हैं, जो आपके अनमैरिड होते हैं वो भी आपकी नौकरी करते हैं। यानी कि इंजीनियर तो कोई भी हो सकता है, मैरिड भी हो सकता है और यहाँ पर अनमैरिड भी हो सकता है, यानी कि कोई भी हो सकता है। यानी कि हम यहाँ पर ये पूर्ण रूप से कभी भी नहीं कह सकते कि जो जितने भी विवाहित हैं वो सभी इंजीनियर हैं, या फिर जितने भी आपके विवाहित हैं वो सभी आपके पुरुष हैं। तो ये भी हम कन्फर्म नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि कुछ ऐसे हो सकते हैं कि जो कि इंजीनियर भी हों और पुरुष भी हों और विवाहित भी हों, ऐसा तो हम कह सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से जो असंगत है, यानी कि तीन तो यहाँ पर आपके सेम होंगे लेकिन एक आपका अलग होगा, उसे हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो आपका प्रश्न है ये आपका विभाजकता के नियम से संबंधित प्रश्न है आपका। हमने कल भी आपको एक प्रश्न ऐसा कराया था, और कल वाला जो प्रश्न था उसमें क्या था कि जो आपके तीन जो विकल्प थे वो तो आपके 17 से डिवाइड हो रहे थे, पूरी तरह से 17 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो रहे थे, तीन जो विकल्प थे। लेकिन एक ऐसा विकल्प था जो कि 17 से पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं हो रहा था। तो हमने आपसे बोला था कि आप हमेशा ही 13, 17, 18 और 19, ये जो आपके चार टेबल हैं इन्हें आप अच्छे से याद करके रखिए, क्योंकि इनसे आपके काफ़ी ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, ठीक। आपके यहाँ पर ये जो आपके चार टेबल हैं ये आपके मैथ में भी काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे और ये आपके रीजनिंग में भी काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो आपका प्रश्न है इसमें आप देखोगे तो आपको अच्छे से पता है कि 3 का और 9 का विभाजकता का जो नियम होता है वो सेम होता है, यानी कि 3 से और 9 से सिर्फ वही संख्याएं डिवाइड होती हैं जिन संख्या के सभी अंकों का योग जो होता है वह 3 से और 9 से डिवाइड हो जाए, ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे 4 और 2 6 और 6 और 3 9। अब इसके बाद देखोगे 5 और 1 6 और 6 और 3 9। अब इसके बाद देखोगे तो 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि 6 जो होता है वह 3 से डिवाइड हो जाता है, 9 जो होता है वह 3 से डिवाइड हो जाता है, और यहाँ पर 9 जो होता है वह 3 से डिवाइड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो 8 और 1 9, यहाँ पर आपका देखिए 4 बन रहा है। यदि यहाँ पर 3 होता तो यहाँ पर ये आपका डिवाइड हो जाता, लेकिन यहाँ पर कितना बन रहा है, 4 बन रहा है। यानी कि ये जो संख्या है ये आपकी पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं होगी, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। 3 से ये संख्या आपकी डिवाइड हो रही है, ये भी हो रही है और ये भी हो रही है, लेकिन 3 से आपकी ये संख्या जो है वह पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आपको इन चीज़ों पर भी ध्यान देना है, कम से कम आपको देखिए ये जो चार टेबल है ये तो आपको 100% याद होने ही चाहिए, रीजनिंग में हो या फिर मैथ में हो, ये टेबल जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी, ठीक। अब देखिए, हमने आपको सीरीज में कुछ बातें बताई थी, ध्यान से समझिएगा। हमने आपको सीरीज में कुछ बातें बताई थी। हमने आपको क्या बोला था कि यदि कोई भी संख्या है, जैसे स्टार्टिंग से आपको स्टार्ट करना है, यदि जो सीरीज जो है वह धीरे धीरे बढ़ रही है या फिर धीरे धीरे घट रही है, तो वहाँ पर हमेशा ही क्या होता है कि वहाँ पर प्लस माइनस वाली सीरीज चल रही होती है, ठीक। उसके बाद यदि कोई भी ऐसी सीरीज है जिसमें बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, इस प्रकार से चल रहा है, तो वहाँ पर आपका प्लस माइनस की सीरीज चल रही होती है, ठीक। अब यहाँ पर हमने आपको एक बात और बताई थी कि यदि कोई भी आपकी एक ऐसी सीरीज है जिसमें पहला नंबर है, फिर उसका दूसरा नंबर ज़्यादा बड़ा हो गया, फिर तीसरा नंबर और ज़्यादा बड़ा हो गया, फिर चौथा नंबर और ज़्यादा बड़ा हो गया, ज़्यादा बड़े होते जा रहे हैं, तो वहाँ पर हमेशा ही पावर वाली कंडीशन चलती है। पावर यानी कि पावर 2, पावर 3, पावर 4, और उसके साथ आपका प्लस माइनस भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पर आपका 15 है, 15 के बाद 17, 17 के बाद 37, 37 के बाद 115,
ये जो है ये बढ़ तो रहा है लेकिन कम मात्रा में बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। तो ये आपका मीडियम है। जब आपका कभी भी मीडियम दिखेगा तो वहाँ पर हमेशा ही याद रखना कि वहाँ पर इनटू होगा, इनटू वाली सीरीज चल रही होगी। और हमेशा ही पावर वाली जो सीरीज होती है उसके साथ कोई भी आपका प्लस या माइनस आपका चल सकता है, और इनटू वाली जो सीरीज होगी उसके साथ भी आपका प्लस या माइनस वाली सीरीज चल सकती है। ठीक, इसे आपको याद रखना है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कितना है आपका 15। देखिए 15 से आपका 17 बन रहा है। हम ऐसा करें कि यहाँ पर 15 का गुणा हम 1 में कर दें तो कितना बनेगा हमारा 15 बनेगा, और उसमें यदि हम 2 ऐड कर दें, 15 का गुणा हमने 1 में किया तो हमारा 15 बना, और 15 में हमने 2 ऐड कर दिया तो हमारा कितना बन गया 17 बन गया। ठीक, अब इसी प्रकार से आप ये सोचिए कि 17 में यदि हम 2 से इंटू करते हैं, 17 में यदि हम 2 से इंटू कर दें तो इसके आसपास ही पहुंच जाएगा। ठीक, यानी कि 17 में हमने क्या किया कि 2 से इंटू कर दिया तो कितना बन गया आपका 34 बन गया। अब यहाँ पर हम कितना जोड़ें कि हमारा 37 बन जाए, तो आप बोलोगे यहाँ पर सर आप 3 जोड़ दीजिए तो आपका 37 बन जाएगा। यानी कि 17 में हमने 2 से इंटू किया और उसके बाद 3 ऐड कर दिया तो हमारा कितना बन गया 37 बन गया। ठीक, अब इसी प्रकार से हम देखिए यहाँ पर पहले हमने 1 से इंटू किया, फिर उसका 2 से इंटू किया, क्या पता हम यहाँ पर 3 से इंटू कर लें तो हमारा आंसर आ जाए। अब 3 से इंटू करेंगे, 7 तिया 21 की 1 हासिल लगी 2 और 3 तिया 9 और 2 11, यानी कितना बन रहा है 111 बन रहा है। अब यहाँ पर कितना बन रहा है 111 बन रहा है, यानी कि हम इसमें कितना जोड़ें कि हमारे 115 बन जाए। तो आप बोलोगे सर इसमें 4 जोड़ दीजिए तो आपका 115 बन जाएगा। यदि हम इसमें 4 जोड़ दें तो हमारी यहाँ पर देखिए एक सीरीज बनती जा रही है। पहले हमें 1 से गुणा किया, फिर 2 से गुणा किया, फिर 3 से गुणा किया, यानी कि हम यहाँ पर बोल सकते हैं इसमें हमें किससे इंटू करना होगा 4 से इंटू करना होगा। दूसरी बात, पहले हमने 2 जोड़ा, फिर उसके बाद 3 जोड़ा, फिर उसके बाद 4 जोड़ा, तो अब इसके बाद हमें क्या जोड़ना होगा 5 जोड़ना होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5 चौक 20 की 0 हासिल लगी 2 और 11 चौक 44 45 46 ये हो गया, यानी कि 4 इसमें हम यदि 5 ऐड कर देते हैं तो 465 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक, तो 465 कहाँ पर है, तो देखिए सी ऑप्शन है आपका 465, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है उस जोड़े का चयन करें जो दिए गए जोड़े की तरह समान रूप से संबंधित हो। यहाँ पर बोला गया है चाकू का जो संबंध है वो किससे है, काटना से है। चाकू का संबंध किससे है, काटना से है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला दिया गया है किसान का संबंध है खेत से, मूर्तिकार का संबंध है छेनी से, नाविक का संबंध है जहाज से, और चम्मच का संबंध है खिलाव से। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से समझिएगा, चाकू क्या होता है, एक संज्ञा शब्द होता है। क्या होता है, संज्ञा शब्द होता है। काटना जो होता है वह क्या होता है, एक क्रिया शब्द होता है। ठीक, क्या होता है, एक क्रिया शब्द होता है। ठीक, चाकू का संबंध किससे है, काटना से है, यानी कि संज्ञा का संबंध किससे है, क्रिया से। ध्यान समझिएगा, संज्ञा का संबंध किससे है, क्रिया से है। अब यहाँ पर देखिए ये आपका संज्ञा, और खेत क्या होता है, खेत का क्रिया होता है, नहीं होता, खेत भी क्या होता है, संज्ञा ही होता है। ठीक, मूर्तिकार क्या होता है, संज्ञा होता है, और छेनी क्या होता है, तो ये भी तो आपका संज्ञा ही होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए नाविक क्या होता है, संज्ञा होता है, तो जहाज क्या होता है, ये भी तो संज्ञा ही होता है, इसे कौन क्रिया बोल सकता है। अब देखिए चम्मच क्या होता है, एक संज्ञा शब्द होता है, और खिलाना क्या होता है, यह एक क्रिया शब्द होता है। समझ आया अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए संज्ञा का शब्द क्रिया से होना चाहिए, यानी कि डी ऑप्शन जो है वह हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है एक निश्चित कूट भाषा में मॉस्किटो को 129 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में डॉटर को कैसे लिखा जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर एक बात ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जितने आपके नंबर हैं उन नंबरों के अकॉर्डिंग यदि यहाँ पर देखा जाए, संख्याओं में देखिए 2-3 प्रकार के ही ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर जैसे कि आपका m है तो m कितने पर आता है, 13 पर आता है, तो इस प्रकार से 13 लिख दिया जाता है। o आपका 15 पर आता है तो इस प्रकार से 15 लिख दिया जाता है, और s जो होता है वह 19 पर आता है तो इस प्रकार से 19 लिख दिया जाता है। यदि इस प्रकार से आपकी संख्या बन रही होती तो आपको तुरंत सामने ही दिख जाती। ठीक, लेकिन आप यहाँ पर बोल रहे हो कि यहाँ पर क्या है कि 129 है, यानी कि 129 है,
यदि 129 है तो यहाँ पर हो सकता है कि इन सभी को क्या किया जा रहा हो, ऐड किया जा रहा हो, क्योंकि आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखिए 19 है, 13 है, 15, 17, 21 काफ़ी बड़े बड़े नंबर हैं और यदि उनको जोड़ा जाए तो एक बड़ा नंबर आपका यहाँ पर बन जाएगा। ठीक, आपको ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। कभी भी बड़ा नंबर बन रहा हो तो आप हमेशा याद रखिएगा, शायद ऐसा हो सकता है, इट कैन बी, कि इन सभी को ऐड किया जा रहा हो। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इन सभी को यदि हम ऐड करके देखें तो देखिए एम कितने पर आता है, 13 पर, ओ कितने पर, 15 पर, एस कितने पर, 19 पर, क्यू कितने पर, 17 पर, यू कितने पर, 21 पर, आई जो है वह 9 पर। ठीक, और इसके बाद है टी 20 पर, और इसके बाद ओ जो है वह कितने पर, 15 पर। ठीक, अब इन सबको आप ऐड कीजिए। देखिए यहाँ पर देखोगे तो 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 और 5 15, 15 और 5 20, यानी कि 22 हो गया, 22 और 9 31, और 31 और 5 36, 36 और 3 39 की 9 हासिल लगी 3। ठीक, अब यहाँ इसके बाद 2 2 4 और 1 5 6 7 8 9 12। अब देखिए यहाँ पर कितना बन रहा है, 129, और यहाँ पर भी कितना बन रहा है, 129, यानी कि हम यहाँ कंफर्म कह सकते हैं कि इन सभी को ऐड करने के बाद ये संख्या आपकी बनाई गई है। तो अब हमें क्या करना होगा कि जो आपके डॉटर जो है इसके भी सारे नंबरों को हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। डी कितने पर आता है, 4 पर, इसके बाद ए जो होता है वह 1 पर, यू होता है आपका 21 पर, जी होता है आपका 7 पर, एच होता है आपका 8 पर, और टी होता है आपका 20, और ई होता है आपका 5 पर, और आर 18 पर। ठीक, अब हमें इनको सबको ऐड करना है। ठीक, तो देखिए 8 दूनी 16, 8 3 24, यानी कि 23 तो ये हो गए, और 5 और 3 8, यानी 28 हो गए, 28 29 30 और 4 34, 34 की 4 हासिल लगी 3, और यहाँ पर 2 और 2 4 और 1 5, 5 और 3 8, यानी कि 84 हमारा यहाँ पर आंसर होना चाहिए। तो 84 कहाँ पर है, तो देखिए ए ऑप्शन है आपका 84, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है नीचे दी गई सूची में से बेजोड़ को पहचाने। ठीक, बेजोड़ को पहचानना यानी कि हमें क्या करना है कि देखिए 3 जो होंगे वो तो आपके एक जैसे होंगे, लेकिन एक जो होगा वो आपका थोड़ा अलग होगा, उसी की हमें यहाँ पर पहचान करनी है। ठीक, अब देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके देखिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर देखिए मिनट जो होता है वह समय की एक इकाई होती है। क्या होती है, एक इकाई होती है। दूसरा आप यहाँ पर देखोगे मिलीमीटर जो होता है वह लंबाई मापन की एक इकाई होती है। क्या होती है, एक इकाई होती है, एक यूनिट होती है। ठीक, ये आपकी एक यूनिट डिजिट होती है, ये भी आपकी एक यूनिट डिजिट होती है। अब यहाँ पर हम बात करें कि लीटर जो होता है तो वह आयतन मापन की एक यूनिट डिजिट होती है। क्या होती है, आयतन मापन की एक यूनिट डिजिट होती है, आपको अच्छे से पता ही होगा। अब यहाँ पर आप देखोगे कि तो बैरोमीटर जो होता है, बैरोमीटर जो होता है तो दबाव मापन का एक मशीन होती है। बैरोमीटर क्या होता है, एक मशीन होती है। अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए एक होता है आपका दाब मापन, और एक होता है आपका वायुमंडलीय दाब। देखिए दो चीजें होती हैं, एक होती है आपका दाब का जो मापन किया जाता है वो, और एक दूसरा होता है आपका वायुमंडलीय दाब का मापन। ठीक, तो ये दोनों ही अलग अलग चीजें होती हैं। दाब का जो मापन किया जाता है कि वह मोनोमीटर से किया जाता है। किससे किया जाता है, मोनोमीटर से किया जाता है। और वायुमंडलीय दाब जो होता है इसका मापन आपका बैरोमीटर से किया जाता है। किससे किया जाता है, बैरोमीटर। ठीक, किससे किया जाता है, बैरोमीटर से। ये भी आप याद रखिएगा, दाब मापन के लिए होता है आपका मोनोमीटर, और वायुमंडलीय दाब मापन के लिए होता है आपका बैरोमीटर। ठीक, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो ये बैरोमीटर जो होता है ये एक मशीन की कैटेगरी में आएगा, ये आपका एक कोई भी यूनिट नहीं होता। ठीक, लेकिन ये मिनट, लीटर और मिलीलीटर, ये तीनों क्या होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, यूनिट इकाई होती हैं। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है नीचे दी गई सूची में से बेजोड़ को पहचाने। अब यहाँ पर देखिए आपके ये 4 ऑप्शन है, एक है आपका झाड़ी, दूसरा है आपका पेड़, तीसरा है आपका बीज, और चौथा है आपका जड़ी बूटी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को आप सॉल्व करोगे तो आप क्या करोगे, यहाँ पर देखिए पेड़ पौधे की यदि हम बात करें, पेड़ पौधे यदि हम पेड़ पौधों की बात करें तो पेड़ पौधों की कैटेगरी में आपका झाड़ी भी आता है, झाड़ी। पेड़ पौधों की कैटेगरी में आपका पेड़ भी आता है। ठीक, और पेड़ पौधों की कैटेगरी में आपका
जड़ी बूटी भी आता है, जड़ी बूटी। ठीक, जड़ी बूटी जो होता है, देखिए आप जड़ी बूटी के नाम से आप इस प्रकार से मत समझिएगा कि जड़ी बूटी जो होता है वह पेड़ पौधों की कैटेगरी में नहीं आएगा। जड़ी बूटी भी आपके पेड़ पौधों की कैटेगरी में आता है। और यदि आपसे कभी भी ये भी पूछा जाता है कि जड़ी बूटी की रानी किसे कहा जाता है, जड़ी बूटियों की रानी किसे कहा जाता है, तो वह तुलसी को कहा जाता है। किसको? तुलसी। तुलसी का जो पौधा होता है आपको अच्छे से पता होगा, उसे जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है। ठीक, तो हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए झाड़ी, पेड़ और जड़ी बूटी ये तीनों क्या होते हैं, पेड़ पौधों की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो बीज जो होता है, बीज कभी पेड़ पौधों की कैटेगरी में नहीं आता है। ये आपका खाने का हिस्सा भी बन सकता है। बहुत सारे बीज जो होते हैं वह खाए भी जाते हैं, आपको अच्छे से पता होगा। और साथ ही यह पेड़ पौधे उगाने का जरिया है, पेड़ पौधे उगाने का एक साधन है। लेकिन ये कभी भी आपका पेड़ पौधों की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक, तो यहाँ पर बेजोड़ क्या हो जाएगा, बीज हो जाएगा। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक।